Hi students, welcome to my YouTube channel IIM classes. Today we have a study about system of linear equations. जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग 12th क्लास का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक में हम लोग हैं सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आप लोग इससे नीचे क्लास में पढ़े होंगे, बट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आता है, पहले कि अगर जब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा, तो उस पर डिपेंडेंट है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। आपको पास जो सिस्टम दिया गया उसको कंसिस्टेंस कहेंगे इफ इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशन। अगर उसका एक या एक से अधिक सॉल्यूशन हो, मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और जब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है उसका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको चेक करने का भी तरीका है, और जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो सॉल्यूशन फाइंड करने के और प्रोसीड हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस फॉर्म का इक्वेशंस होता है और उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं जो तीनों लीनियर हैं, 3 वेरिएबल का 3 लीनियर इक्वेशंस है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मैट्रिक्स मेथड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट ए एक मैट्रिक्स मानेंगे, और ये जो है ना इक्वेशंस का वेरिएबल का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। एक मैट्रिक्स मानेंगे कैपिटल X, इसमें ये x y और z, और एक मैट्रिक्स मानेंगे कैपिटल B, इसका एलिमेंट्स होंगे d1 d2 और d3। ये तीनों इक्वेशन से दिया हुआ था, उससे हम लोग क्या किए कि A मैट्रिक्स निकालें, एक X मान लिए कॉलम मैट्रिक्स और B मान लिए कॉलम मैट्रिक्स। X वेरिएबल का मैट्रिक्स और B कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए ये तीनों जो इक्वेशन है ना, इस मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज written as ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इससे इक्वेट कीजिएगा तो आपको तीनों इक्वेशन मिल जाएगा। मीन्स ये तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे a क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स और d कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 3 केस अराइज होता है कि जो हम ये मैट्रिक्स निकाले हैं, हो सकता है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो सकता है 0 ना हो। तो वो चेक करने के लिए पहला केस है केस 1, इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, अगर वो 0 नहीं आएगा देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, और इन दिस केस A इनवर्स एग्जिस्ट। इस केस में जब A का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है तो इस केस में A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और तब इनवर्स करेगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू बी, A इनवर्स इंटू A, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। क्या किए, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या देखिए, ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यहाँ पे लिख लीजिए सिंस A इंटू A इनवर्स
आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ कीजिएगा तो मैट्रिक्स ही रहता है, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इट मीन्स ये सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला हो गया। क्या है कि a पता है तो a इनवर्स निकाल लेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x निकल जाएगा, x निकल जाएगा यानी कि XYZ मेरा निकल जाएगा। तो ये केस 1 हुआ, कब? जब a का वैल्यू 0 नहीं है तब। अगला केस देखते हैं, तो केस नंबर 2 देखते हैं। व्हेन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0, मीन्स जो ये मैट्रिक्स हम बनाए हैं अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है एंड एडजॉइंट a इंटू a इज नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट निकालने का तरीका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर निकाल के, ठीक है। देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, तब जब क्या है तब वो जो कुछ सिस्टम दिया गया है इक्वेशंस का उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तब सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे देखे थे कि ये कंसिस्टेंट था और ये इनकंसिस्टेंट था, तो ये आपको चेक करने का एक तरीका ही पता चल गया कि कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होगा? अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हुआ तब। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया और एडजॉइंट a इंटू a 0 नहीं हुआ तब। थर्ड केस जो है, व्हेन डिटर्मिनेंट वैल्यू a इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू 0, मीन्स इसका वैल्यू भी 0 इसका वैल्यू भी 0, देन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस केस में जो आपको इक्वेशन दिया गया उसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इक्वेशन को चेक करने का तरीका कंसिस्टेंट है या नहीं है, और दूसरा तरीका देखेंगे उसका सॉल्यूशन का। तो बारी बारी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन आपको दिया गया है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इससे हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले कौन सा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 2 और ये 1 और 4, ठीक है। एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे x और y। चूँकि ये जो इक्वेशन है ये 2 इक्वेशन दिया हुआ था डबल वेरिएबल का, इसलिए कॉलम में दो ही एलिमेंट्स होंगे। और एक बनाएंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स 9 और 7। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमको सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, हमको सॉल्यूशन इस केस में नहीं निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 2 1 4 होगा। सॉल्व करने का तरीका पता होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का, तो ये 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी कि 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए केस 1 में आ रहा है, यहाँ केस लिखा हुआ अभी कि इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे वही हुआ ना, 0 नहीं आया, देयरफॉर गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था कि हमको चेक करना था कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता, तो फिर हम इसको चेक करते हैं, इसका एडजॉइंट निकाल के a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आता तो सॉल्यूशन होता, और अगर 0 आता तो सॉल्यूशन नहीं होता। बट ये तब जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आया, यहाँ तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ही 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग एडजॉइंट इसको चेक नहीं करेंगे। ये हमको क्या मिला? सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम इसको कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें XYZ का वैल्यू भी निकालना हो, आपको सॉल्यूशन करना। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इक्वेशंस दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2z इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट का 1 1 1 1। देखिए इस सेकेंड इक्वेशन में ना y का टर्म मिसिंग है, तो y का टर्म मिसिंग है, इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तो
तो ये आ जाएगा क्या 0 और z कट है 2, ये आ जाएगा 3 1 और 1। एक बनाएंगे वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z और एक बनाएंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स 6 7 12। क्या करेंगे सबसे पहला डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे इसका। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा 1 1 1 1 0 2 3 1 1। सॉल्व कीजिए, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो हो जाएगा 1 और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 -2 -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1 -6 +1 ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा तो 1 -0 फाइनली आएगा -2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। 5 1 6 में 1 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम इज क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया। तो जब कंसिस्टेंट हो गया तो उसका सॉल्यूशन निकालने की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए क्या था फार्मूला अभी लिखे थे, फिर से देखिए याद करवा दे रहे हैं कि हमको x निकालने के लिए A इन्वर्स B निकालना है और A इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। वो सब सारे चीज़ें पीछे वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं एडजॉइंट निकालने की ओर। तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका कोफैक्टर को हम लोग क्या कहेंगे C11, ये हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू इट्स माइनर। तो इसका जब माइनर लेंगे इस एलिमेंट का तो 0 -2 आएगा, 0 -2 यानी कि क्या आएगा -2। कोफैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा C12, ये हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू इट्स माइनर। तो जब इसका माइनर लेंगे तो आएगा 1 -6, 1 -6 ब्रैकेट के अंदर -5 आएगा और ये भी माइनस हो जाएगा यानी कि ये क्या आ जाएगा 5। कोफैक्टर ऑफ फिर से 1 है, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये C13 आएगा -1 का पावर 4 और ये हो जाएगा क्या 1 -0, 1 -0 यानी कि ये 1 आएगा। फिर से कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो में आइए आप 1, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इट इज़ डिनोटेड बाई C21 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 इट्स माइनर। तो ये कॉलम ये रो कैंसिल होगा 1 -1 यानी कि ये 0। कोफैक्टर ऑफ 0, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आ जाएगा C22 -1 का पावर 4। जब इसका माइनर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 -3 ये आ जाएगा क्या -2। कोफैक्टर ऑफ 2, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा C23 -1 का पावर 5 एंड इट्स माइनर। तो इसका माइनर लेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा 1 -3। देखिए ब्रैकेट के अंदर -2 आएगा और ये भी माइनस है यानी कि ये बन जाएगा 2। अब थर्ड रो में आइए, कोफैक्टर ऑफ 3, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका निकाल रहे हैं तो ये रो ये कॉलम और ये रो कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2 -0। इसको लिखेंगे C31 -1 का पावर 4 2 -0 यानी कि ये क्या आ जाएगा 2। 0 -2 होगा। चलिए तो इसका निकाल रहे हैं, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ A31, तो इसको कोफैक्टर को बोलें A31 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 4 और इसका जब माइनर लेंगे तो ये कॉलम ये रो कैंसिल होगा तो 2 -0 यानी कि 2। कोफैक्टर ऑफ 1, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम C32 -1 का पावर 5, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ, तो इसका माइनर होगा क्या ये कॉलम ये रो कैंसिल होगा 2 -1 यानी कि ये क्या आएगा -1। और लास्ट वन कोफैक्टर ऑफ
1 फिर से इट इज़ द एलिमेंट ऑफ A33, तो इसका कोफैक्टर को A33 कहेंगे, C33 -1 का पावर 6, और इसका माइनर जब लेंगे तो ये रो ये कॉलम कैंसिल होगा, तो 0 - 1 यानी कि ये -1 आ गया। तो हम सारे का कोफैक्टर निकालनी है बारी बारी से। अब क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट का आपको पता होगा, एडजॉइंट ये निकालना है, तो जो कोफैक्टर बनाए हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं -2 5 1 0 -2 2 2 -1 और -1, ये मैट्रिक्स, और इसका ट्रांसपोज कर दें हम। तो ट्रांसपोज करने के बाद आपको मिलेगा -2 0 2 5 -2 -1 1 2 और -1, ट्रांसपोज एडजॉइंट हमको मिल गया। इन्वर्स निकाल लेते हैं फिर से, क्योंकि इन्वर्स का भी ज़रूरत है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट यहाँ है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 4, तो इसको रख दीजिए। तो ए इन्वर्स आपको मिलेगा 1/4 इंटू -2 0 2 5 -2 -1 1 2 और -1, ठीक है। अब मेरा ए इन्वर्स निकल गया और बी यहाँ दिया हुआ है। सॉल्यूशन में क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये दोनों की ज़रूरत पड़ता है ना, कि ए इन्वर्स को किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ। ए इन्वर्स यहाँ है, बी यहाँ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे, तो मेरा XYZ निकल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सिंस कैपिटल X इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ए इन्वर्स यानी कि इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे में, ये हो जाएगा -2/4 0/4, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 5/4 -2/4 -1/4 1/4 2/4 -1/4, और इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ 6 7 और 12। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होगा आपको, तो रो वाइज और कॉलम वाइज होता है। इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12/4 आएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये 12 दूनी 24/4 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर से 6 × 5 = 30/4 -14 यहाँ -2/4 होगा, 14/4, और ये -12/4। थर्ड रो में आइए तो हो जाएगा 6/4 प्लस 14/4 -12/4। सबको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से आपको मिलेगा, देखिए -12 है प्लस 24 है, तो मिलेगा क्या 12/4। तो ये आ गया 12/4। फिर 14 और 12 कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 4 2 6, यानी कि 30 में 26 जाएगा, तो 4/4। फिर 14 और 6 20, अब 20 में 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 8/4। तो इसको सब डिवाइड करने के बाद मिलेगा 3 1 और 2। ये कितना इक्वल टू था, कैपिटल X। तो x किसको माने थे हम लोग क्वेश्चन का स्टार्टिंग में, ये x था, y था और z था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 और 2। दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया, तो इट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। इट इज़ आवर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशंस निकल गया। तो स्टेप आपको समझ में आया कि इक्वेशंस, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा उससे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर वो 0 नहीं आया तो प्रोसीड करेंगे हम। तो 0 नहीं आया था इस केस में, फिर सारे कोफैक्टर निकालें, एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट की हेल्प से इन्वर्स निकालें, और इन्वर्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स से, यानी कि मैट्रिक्स बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद यहाँ तक मिला हमको कि XYZ मिल गया आपको, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा है कि अलजेब्रा का कि टॉपिक्स ये लास्ट कर गया, ये लास्ट था। आपको अगर किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चंस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सारा प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा सारे प्रीवियस वीडियो का। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।